आजकल हम स्टडी कर रहे हैं अपने आने वाले जीएमए एग्जाम के लिए और आज तो आप काफी बिजी होंगे अपने सीयूईटी एग्जाम्स की आंसर कीज को भी चेक करने में। बहुत ही जल्द मैं उस पर बेस्ड भी आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूंगी। तब तक प्रैक्टिस करते हैं जेएमआई एग्जाम के एमसीक्यूज की। वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, तब तक हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप भी जुट जाइए। रात और दिन अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। देखिए, आपको क्वेश्चन देखने में आसान लग सकते हैं, लेकिन ईयर्स और बहुत सी एसोसिएटेड बातें हैं इस वीडियो में जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। सेलिंग टू बाइजेंटियम किसने लिखा था? नॉट अ टिपिकल क्वेश्चन। W.B. Yeats, we know, modernist poet and a contemporary of T.S. Eliot। 1927 की ये पोएट्री है जो कि उनके कलेक्शन अक्टूबर ब्लास्ट में पब्लिश हुई थी। तो कलेक्शन का नाम पता चल गया, हमें ईयर पता चल गया है। तो ये सभी चीजें हैं जो और ज्यादा काम आएंगी आपको एग्जाम्स में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनके साथ जो चीजें एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ये पोएट्री हम जानते हैं कि दिस वाज रिटन बाय टीएस एलियट, लेकिन ईयर याद हो जाएगा आज 1915। फर्स्ट प्रोफेशनल पोएट्री थी टीएस एलियट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मॉडर्निज्म राइटिंग है। हु रोट द पोम द अननोन सिटीजन? ये थोड़ी सी ऑफबीट राइटिंग है, ज्यादा पॉपुलर वर्क नहीं है। W.H. Auden इज द राइट आंसर, द अननोन सिटीजन। ऑडेन की जो पोइट्री है ये डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स के बारे में बात करती है। किस तरीके से वी नो अ ह्यूमन बीइंग only by statistics what the person has achieved in life, वो उसकी पहचान होती है। उन्होंने लिखी थी 1939 में 1939 में एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1940। न्यूयॉर्कर मैगजीन में पब्लिश हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऑफबीट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जेएमए एग्जाम में आ सकता है। The force that threw the green fuse is by which writer? And the correct answer is Dylan Thomas। थॉमस यहाँ पर पावर ऑफ लाइफ और डेथ इसके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से डेथ की पावर एक्सट्रीम है। दैट इज टोल्ड इन दिस 1933 पोएट्री। 1933 जब इस पोएट्री को डायलन थॉमस ने लिखा था, ही वाज जस्ट 19। क्वेश्चन नंबर 45, क्रोज फॉल किसकी पोएट्री है? The correct answer is option B, Ted Hughes। Ted Hughes is the right answer। क्रो कलेक्शन है उनका पूरा एक, जो कि 1970 में पब्लिश हुआ था 1970। It is about violence, death, nature। Next question, in the Poetics, Aristotle किस तरीके से Mimesis को describe करते हैं? And the correct answer is option C, imitation of action। Aristotle defines mimesis as imitation of human action, which is the core of all dramatic arts, specifically tragedy। mimesis ही किया जाता है ना प्लेस में, तभी प्लेस क्रिएट होती है। कहीं ना कहीं literature is the mirror of society and society is the mirror of literature। Next question, the life of Cowley was written by whom? And it is not a separate text, it is included in a collection written by Samuel Johnson 1779 में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी ऑफ एब्राहम काउली भी इसी में इंक्लूडेड है and it was originally published, as you can see, in 1779, total 52 poets। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ ने क्या आर्ग्यू किया है पोएट्री के बारे में? वर्ड्सवर्थ ने काफी रूल्स हमें बताए हैं और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट रूल, यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है उनके इमोशंस को सिंपल एवरीडे लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इन द मेटाफिजिकल पोएट्स टीएस एलियट ने क्या आइडिया इंट्रोड्यूस किया था? मेटाफिजिकल पोएट्स बाय टीएस एलियट सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1921 में। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। टीएस एलियट का जो कॉन्सेप्ट था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एसे।
डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब है अ डिस्टेंस ऑफ थॉट एंड फीलिंग, जो कि वो कहते हैं कि जन डन जैसे पोएट्स में, मेटाफिजिकल पोएट्स में बहुत अच्छे से एसोसिएशन था। वो अपनी थॉट और फीलिंग को कनेक्ट करके लिखा करते थे, लेकिन बाद के पोएट्स जो आई मिल्टन, ड्राइडन एंड टेनिसन, ऐसा लगता था कि वो उतना दिल से नहीं लिखते हैं जितना मेटाफिजिकल पोएट्स लिखा करते थे। इसके बारे में एक पूरा वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं सर्च करके, आपको और डिटेल मिल जाएगी। Question number 50. Sons and Lovers by D.H. Lawrence is largely based upon which concept? Historical war experience in India, his own early life, or political moments in England. We know अपने खुद के बारे में उन्होंने लिखा था his own early life and family, semi autobiographical माना जाता है. Inspired by his own relationship with his mother and the emotional conflicts in life. सन्स एंड लवर्स का भी एक पूरा वीडियो है, आप देख सकते हैं डिटेल में. अब बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर वर्क की, एनिमल फार्म. ये किसकी एलिगरी है, किसका रिप्रेजेंटेशन है? द करेक्ट आंसर इज द रशियन रेवोल्यूशन. एनिमल फार्म 1945 का वर्क है, ये आपको याद रखना है. इसके साथ ही साथ जो दूसरा वर्क है विच वाज पब्लिश्ड इन 1949, कमेंट्स में बताइए कौन सा पॉपुलर वर्क है 1949 का पब्लिश्ड है, जो जॉर्ज ऑवेल का, ईयर से ही रिलेटेड उसका नाम है. जॉर्ज ऑवेल का एनिमल फार्म, इट यूजेस फार्म एनिमल्स टू सिंबलाइज द की फिगर्स एंड इवेंट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था, स्टॉलिन के रिजीम के अगेंस्ट जो काम किया था, जो रेवोल्यूशन किया था लोगों ने, उसको सटारिकली, एलिगोरिकली इस नोवेला में दिखाया गया. ये भी नोवेल नहीं है, नोवेला है. तो ये कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आ सकता है. बीस्ट फेबल की फॉर्म में है, एनिमल्स आपस में बात करते हैं, तो कितनी सारी बातें आपको पता चल रही हैं इसके बारे में. एडिशनली पब्लिश्ड 1945, इट tells the story of a group of anthropomorphic. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म हम कहते हैं जब एनिमल्स बात कर पाते हैं, बीस्ट फेबल को ही. तो फार्म एनिमल्स जो कि रिबेल करते हैं अगेंस्ट द ह्यूमन फार्मर्स फॉर द equal, free and happy society. Next question 52. In A Passage to India, the central conflict arises from. किस वजह से होता है conflict? The correct answer is cultural misunderstanding and assault allegation. तो assault का जो allegation हमारे डॉक्टर अजीज पर लगाया गया था, that was the major reason. Passage to India को भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इवन कोट्स को भी जान सकते हैं डिटेल में थ्रू माई वीडियोस. 1924 का ये वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ कॉनरेड का बहुत ही पॉपुलर लॉर्ड जिम. व्हाई इज जिम हॉन्टेड बाय गिल्ट? एक बार वो एक शिप के कैप्टन थे, जहां पर शिप के पैसेंजर्स को बचा सकते थे, बचाने की कोशिश तो कर ही सकते थे, उन्होंने नहीं किया और अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी समझा. He abandoned the ship full of pilgrims during a crisis. This novel was published as a serial from 1899 to 1900. तो ये आपको याद रखना है लॉर्ड जिम के बारे में. जिम is always burdened by the guilt of jumping from a ship. शिप का नाम था पटना, ये भी आपको याद रखना है. During a moment of panic, leaving hundreds of passengers behind. तो ये एक्ट जो था उनकी रेपुटेशन को हमेशा के लिए टार्निश कर गया, दाग लगा गया. लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल उनकी चलती रही. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्टिन एस्लिन. मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को कॉइन किया था, इससे रिलेटेड भी आप वीडियो देख सकते हैं. इंट्रोड्यूस द टर्म इन 1960 essay and later in the book Theatre of the Absurd, describing the plays that reflect existential crisis or existential theme. Nothing like कि beginning, middle और end होगा, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किस तरीके का सर्कुलर रूटीन रहता है,
दैट वाज डिस्कस्ड। बीबीसी रेडियो ड्रामा के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने 1960 में इस टर्म की बात की थी। फिर बाद में 1961 में एक बुक ही आई थी जिसका नाम ही था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Playboy of the Western World caused controversy at its premiere because it portrayed patricide and challenged Irish moral values. फादर को मारने को ग्लोरीफाई किया गया था ऑल्दो सैटारिकल वे में, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी की बात तो थी ही। वेरी पॉपुलर 1907 आयरिश प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। In Look Back in Anger, the protagonist, Jimmy Potter, is best described as what? The correct answer is an angry, disillusioned young man. Angry young man की कैटेगरी में भी आता है Look Back in Anger। इसकी भी आप डिटेल्ड समरी देख सकते हैं जो कि आपके काफी काम आएगी एग्जाम्स में। 1956 this play was first performed। नेक्स्ट क्वेश्चन वेटिंग फॉर गडॉ से है, काफी पॉपुलर आयरिश प्ले है। ये भी दो कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, जिनके रिस्पेक्टिव नाम है डीडी एंड गोगो। तो ये नाम भी आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में। इन दो कैरेक्टर्स के अलावा लकी और पोजो हैं दो कैरेक्टर्स, और एक बॉय है बस। क्या होता है? दे आर वेटिंग फॉर समवन हु नेवर अराइव्स। दैट इज द बेसिक प्लॉट ऑफ इट। एक मिस्टीरियस फिगर है गडॉ हु नेवर कम, सिंबलाइजिंग existential uncertainty. We never know what we are waiting for in our life, just continue the same circle, same routine forever. 1953 का ये प्ले है, 1953 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट। काफी पॉपुलर पोस्ट कॉलोनियलिस्ट नॉवेल हम इसको कह सकते हैं, चिनुआ अचेबे जी का। नाइजीरिया में सेटिंग है इस नॉवेल की 1958. This you need to remember. His debut novel. It was written when he was working at Nigerian Broadcasting Company. एक Nigerian Broadcasting Company के साथ काम कर रहे थे and it was first published 1958. Next question. जूडिथ राइट की एक पोएट्री है बोरा रिंग। ये पोएट्री आपको जरूर पढ़नी चाहिए, काफी खूबसूरत पोएट्री है जो कि मौन करती है लॉस ऑफ एंशिएंट एबोरिजिनल ट्रेडिशंस। किसी भी कल्चर में काफी एंशिएंट ट्रेडिशंस होती हैं जो धीरे 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 करके फेड हो जाती हैं, और आजकल तो विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि द गेम्स we used to play, the culture, the rituals we used to follow, वो फेड हो रही हैं और सिर्फ उतनी बची हैं जितना हम उसको सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे कर सकते हैं। शादियां बहुत लाविश होती हैं क्योंकि पोर्ट्रे करना है ना सोशल मीडिया पर, लेकिन बहुत से गेम्स हम लोग भूलते जा रहे हैं जो कि हम लोगों के साथ एसोसिएट होकर खेलते थे। तो उसी तरीके के एक लॉस को बोरा रिंग नाम की पोएट्री पोर्ट्रे करी कि कैसे सर्कल्स बनाकर बहुत सी ट्रेडिशंस, बहुत से गेम्स हुआ करते थे, लोग मिलते थे आपस में एक दूसरे से। ये पोएट्री भी आपको मिल जाएगी मेरे वीडियोस में। 1946 में पब्लिश हुई थी सबसे पहले। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक। सलमान रश्दी जी का ऐसे इमेजिनरी होमलैंड, ये क्या डिस्कस करता है? It discusses migrant identity and nostalgia. 1981 में फर्स्ट वर्जन आया था इस बुक का। 1992 तक कुछ ना कुछ चेंजेस होकर द बुक वाज रिटन एंड रीपब्लिश्ड। Rushdie explores the fragmented identity of immigrants and the idea of reconstructing the past from memory. किस तरीके से जब हम किसी कंट्री में जाते हैं तो ऑलवेज लॉस्ट इन सम और द अदर मेमोरी, किस तरीके से एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनती है हर इमिग्रेंट की। दैट इज व्हाट इमेजिनरी होमलैंड्स इज अबाउट। सलमान रश्दी, वेरी पॉपुलर नॉन फिक्शनल वर्क। अगर आप में से कोई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहता है तो जुड़ जाइए एज पर द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।